नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम बात कर रहे थे अपना जो चौथा मॉड्यूल था एशियन डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे सीआरओ के बारे में या ऑसिलोस्कोप के बारे में, ठीक है। उसके फ्रंट पैनल के जो भी कंट्रोल थे, है ना, उसके बारे और जो भी फंक्शन थे उसके बारे में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो इस सिलसिले में हमने बहुत सारे फंक्शन को देखा है। आगे हमारे कुछ फंक्शन और बचे हुए हैं, हम लोग इन फंक्शन को भी देख लेते हैं। ये फंक्शन हमारे क्या कहते हैं। यहाँ पे हम एक और फंक्शन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम होता है एक्स वाई ऑपरेशन, है ना। ये एक्स वाई ऑपरेशन फंक्शन होता क्या है इसको देखते हैं। बोला है कि एक्स वाई मोड में ऑसिलोस्कोप का क्षैतिज अक्ष भी समय के अतिरिक्त वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि सामान्य ऑसिलोस्कोप ऑपरेशन में होता है ना। तो बोला कि जो ये मोड होता है एक्स वाई मोड का जो होता है ऑपरेशन, है ना, ऑसिलोस्कोप के क्षैतिज अक्ष जो होता है उसमें समय के अतिरिक्त वोल्टेज का भी प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो जो हमारा क्षैतिज एक्सिस होता है वो टाइम के अतिरिक्त कई बार क्या होता है वोल्टेज का भी प्रतिनिधित्व हमारा करता है एक्स वाई मोड में, है ना, जो भी ऑसिलोस्कोप होता है। बोला कि जैसा कि सामान्य ऑसिलोस्कोप ऑपरेशन में होता है। आगे है टाइम बेस जो परिपथ होती है वो क्या हो जाती है बाईपास हो जाती है। जब वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है तो जो हमारी टाइम बेस जो परिपथ होता है वो क्या होता है परिपथ बाईपास हो जाती है। आगे है एक्स क्षैतिज या एक्स अक्ष पर दर्शाए जाने वाले संकेत को एक्स वाई सुविधा मोड वाले ऑसिलोस्कोप के सामने पैनल पर उपलब्ध क्षैतिज विक्षेपण इनपुट पर आरोपित किया जाता है, ठीक है। आगे बोला कि क्षैतिज या एक्स एक्सिस पर जो भी दर्शाए जाने वाले संकेत होते हैं उसको क्या है कि जो हमारा एक्स वाई मोड सुविधा वाला जो ऑसिलोस्कोप होता है उसके सामने पैनल पर उपलब्ध जो क्षैतिज विक्षेपण इनपुट होता है उस पर उपलब्ध कराया जाता है। किसको? जो संकेत एक्स अक्ष पर या क्षैतिज अक्ष पर दिखाए जाते हैं, है ना, उनको हम लोग क्या करते हैं एक्स वाई मोड वाले जो भी हमारे ऑसिलोस्कोप होते हैं उसका जो फ्रंट पैनल होता है उसमें जो क्षैतिज विक्षेपण इनपुट होता है उस इनपुट पर क्या किया जाता है सिग्नल को दिया जाता है। तो हमारा जो होता है संकेत वो एक्स वाई मोड में क्या होता है ऑपरेट किया जाता है, किस पर? ऑसिलोस्कोप में, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स वाई ऑपरेशन मोड, ठीक है। आगे है हमारा यहाँ पे एक और फंक्शन है जिसको बोलते हैं जेड अक्ष इनपुट, है ना। जेड एक्सिस इनपुट क्या होता है? बोल रहा है कि ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले में 3 घटक होते हैं, है ना। क्षैतिज घटक एक्स अक्ष होता है, ऊर्ध्वाधर घटक वाई अक्ष वाई घटक होता है ना। और एक तीसरा होता है जिसको बोलते हैं बीम तीव्रता, यानी जेड घटक बोला जाता है, ठीक है। तो ऑसिलोस्कोप में 3 प्रकार के घटक होते हैं, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक और बीम तीव्रता, जिसको एक्स वाई और जेड के नाम से जानते हैं। बोला कि सामान्यतः ऑपरेशन के दौरान तीव्रता नियंत्रण के लिए एक विशेष तीव्रता नियंत्रण की एक विशेष सेटिंग के लिए तीव्रता स्थिर रहती है ना। जो भी हमारा सामान्य ऑपरेशन के दौरान जो भी चीजें होती हैं वो उसमें क्या होता है जो तीव्रता का जो नियंत्रण होता है वो एक विशेष सेटिंग के लिए क्या होता है तीव्रता क्या होती है हमारी स्थिर रहती है। आगे बोल रहा है अधिकांश स्कोप में एक बाहरी जेड अक्ष इनपुट होता है जो रियर पैनल पर क्या होता है स्थित होता है ना। जो भी हमारा अधिकांश ऑसिलोस्कोप होता है उसमें क्या होता है एक जेड अक्ष का बाहरी इनपुट होता है जो हमारे ऑसिलोस्कोप जो होते हैं उसके क्या होता है रियर पैनल पर क्या होता है हमारा स्थित होता है। आगे इस इनपुट को दिए गए सिग्नल का उपयोग डिस्प्ले की तीव्रता को नियंत्रण करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी इनपुट हमारा दिया जाता है ना, इसका उपयोग हम लोग सिग्नल का इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? जो भी हमारा सिग्नल डिस्प्ले पर प्रदर्शित हो रहा है यानी उसकी तीव्रता को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस इनपुट का उपयोग करते हैं। इस इनपुट का जेड इनपुट का। आगे बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर इनपुट के संयोजन में इस इनपुट के उपयोग के कई रुचिकर अनुप्रयोग हैं, ठीक है। बोला कि अगर इसको हम ऊर्ध्वाधर इनपुट के साथ में इसका संयोजन किया जाए तो इस इनपुट के बहुत सारे क्या है हमारे अनुप्रयोग होते हैं, किसके? जेड अक्ष इनपुट के, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा? जेड अक्ष इनपुट। अगला चीज है हमारा एक चीज है मीटर है जिसका नाम है एलसीआर मीटर, है ना। तो एलसीआर मीटर किससे बनता है? एल का मतलब इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटर, आर का मतलब रेजिस्टेंस, है ना। सी का मतलब कैपेसिटर, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो एलसीआर मीटर क्या होता है इसको देखते हैं। बोल रहा है कि एलसीआर मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ उपकरण है जिसका उपयोग अन्य प्रचालों के मध्य एक घटक के प्रतिबाधा को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एलसीआर मीटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं
जो भी हमारे है ना किसी जिसका उपयोग अन्य प्रचालकों के मध्य जो भी हमारे कंपोनेंट लगे होते हैं उसकी प्रतिबाधा को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीआर मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस मीटर से हम जो भी हमारा प्रतिबाधा होती है किसकी, रेजिस्टेंस की, कैपेसिटर की और इंडक्टर की, उसकी प्रतिबाधा को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। आगे बोल रहा है कि समानता है ना, समानता परीक्षण के तहत डिवाइस एक एसी वोल्टेज सोर्स के अधीन होता है और फिर परीक्षण के तहत डिवाइस के माध्यम से वोल्टेज ओवर और धारा को मापा जाता है। ठीक है, बोला कि जो ये डिवाइस होता है ये क्या है, एसी वोल्टेज स्रोत के अधीन होता है, यानी एसी वोल्टेज सोर्स से चलता है ना। और फिर क्या बोल रहा है कि परीक्षण के तहत डिवाइस के माध्यम से क्या होता है, वोल्टेज ओवर और धारा को क्या किया जाता है, मापा जाता है। आगे है, मापी गई प्रतिबाधा में वास्तविक और कॉम्बिनेशन घटक होते हैं। ठीक है, जो भी हमारे प्रतिबाधा मापी गई प्रतिबाधा होती है उसमें क्या होता है, वास्तविक और जो हमारा कॉम्बिनेशन घटक होते हैं वो कंपोनेंट लगे होते हैं, है ना। आगे बोला कि कला कोण भी एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। इसमें क्या होता है, फेज फैक्टर होता है, फेज फैक्टर एंगल होता है, जो क्या होता है, एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है इस जो भी हमारे कंपोनेंट लगे होते हैं उसकी प्रतिबाधा को मापने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एलसीआर मीटर है। आगे इसमें हम बात करते हैं सिग्नल जनरेटर की, है ना। सिग्नल जनरेटर क्या होते हैं, जो सिग्नल को जनरेट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो भी अलग अलग प्रकार के सिग्नल जनरेट करके देते हैं, चाहे हमारा साइनोसॉइडल वेव हो गया, चाहे ट्रेंगुलर वेव हो गया, चाहे पल्स वेव हो गया, इस तरह के कई सारे वेव हमारे देते हैं। बोला कि सिग्नल जनरेटर मल्टीमीटर और ऑसिलोस्कोप के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अति उपयोगी कर्मशाला उपकरण बनाते हैं। ठीक है, जो हमारा सिग्नल जनरेटर है वो क्या करता है, मल्टीमीटर और ऑसिलोस्कोप के साथ मिलकर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का वर्कशॉप होता है उसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट उपकरण के रूप में बनकर उभरते हैं। आगे बोल रहा है कि सिग्नल जनरेटर व्यापक संकेतों को कवर करने के लिए सिग्नल तरंगों की एक विस्तृत विविधता उत्पादित करता है। ठीक है, जो हमारा सिग्नल जनरेटर होता है वो व्यापक तरंगों को कवर करने के लिए, है ना, सिग्नल तरंगों की एक विस्तृत विविधता उत्पादित करता है, यानी विभिन्न प्रकार के सिग्नल का क्या करता है, ये उत्पादन करता है। कौन, हमारा फंक्शन जनरेटर। आगे इसलिए सिग्नल जनरेटर को दो मुख्य उपखंडों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, दो उपखंड यानी दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला क्या है, जो विभाजित किया जाता है, जो उत्पादित तरंगों और आवृत्ति श्रेणियों को कवर करते हैं। ठीक है, यानी ये अलग अलग तरंग और अलग अलग आवृत्ति के तरंगों श्रेणियों को करता है कवर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दो उपखंड में इसको वर्गीकृत किया जाता है। आगे उत्पादित सिग्नल तरंगों के आधार पर निम्नलिखित मुख्य प्रकार के लोकप्रिय हैं। ठीक है, तो उत्पादित तरंग के आधार पर यहाँ पे दो प्रकार दिए गए हैं, उसके बारे में बता करते हैं कौन कौन सा प्रकार लोकप्रिय है। पहला है हमारा साइन वेव जनरेटर, है ना, द साइन वेव जनरेटर। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सिग्नल हैं हमारे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला क्या होता है इसमें, साइन वेव जनरेटर। बोला कि यह सामान्य उद्देश्य परीक्षण के लिए सबसे आम है। यह व्यापक रूप से निरंतर तरंग, है ना, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दोनों रूपों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन है ना, यानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है साइन वेव आपका। ठीक है, जो परीक्षण में इस्तेमाल होता है ना। बोला कि यह व्यापक रूप से निरंतर कंटिन्यूअस वेव और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव जो होता है, दोनों रूप में क्या करते हैं हम लोग, इसका उपयोग करते हैं। आगे है दूसरा हमारा वर्ग तरंग जनरेटर, है ना, स्क्वायर वेव जनरेटर। ठीक है, बोला कि यह मुख्यतः प्रयोगशालाओं में पाया जाता है ना, और इसका उपयोग एम्पलीफायर प्रतिक्रिया परीक्षण और अन्य वेव शेपिंग कार्यों को करने में किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा स्क्वायर वेव जनरेटर होता है मुख्यतः ये प्रयोगशाला में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफायर रिएक्शन परीक्षण में करते हैं और अन्य जो वेव शेपिंग कार्यों में करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है इसमें हमारा तीसरा पल्स जनरेटर। तीसरा प्रकार क्या है हमारा, पल्स जनरेटर। ठीक है, पल्स जनरेटर क्या होता है, पल्स अवधि और पुनरावृत्ति दरों के व्यापक चयन की सुविधा के साथ इन्हें एनालॉग और डिजिटल दोनों इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में के समय अवधि परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो बोला है कि जो हमारा पल्स जनरेटर होता है वो पल्स की अवधि और उसकी बार बार पुनरावृत्ति की दर के हिसाब से, है ना, इसका चयन करते हैं हम लोग, है ना, व्यापक सुविधा के लिए इसका चयन किया जाता है। और साथ ही इन्हें एनालॉग और डिजिटल जो दोनों इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं उसके समय अवधि परीक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं, पल्स जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, तीन प्रकार के जनरेटर हो गए।
एक हो गया हमारा साइन वेव जनरेटर, दूसरा स्क्वायर वेव और तीसरा हमारा पल्स वेव जनरेटर। आगे हम लोग बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार बैंड संख्या। ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय जो दूरसंचार चलता है उसमें अलग अलग तरंगों का अलग अलग बैंड संख्या होती है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। बोला अधिक सामान्य नाम माइक्रोवेव आवृत्तियों का उपयोग आमतौर पर SHF है ना और EHF क्षेत्र के परास के लिए किया जाता है। इन क्षेत्रों में रडार बैंड के विशिष्ट नाम है, जैसा कि लगभग 10 गीगाहर्ट्ज पर एक्स बैंड। ठीक है, तो अब क्या है कि जो भी हमारा अंतरराष्ट्रीय जो संचार दूरसंचार में हम लोग तरंगों का इस्तेमाल करते हैं उसका क्या है, एक रेंज होता है ना, जिसका नाम मतलब SHF से लेकर के हमारा EHF के बीच में क्या अलग अलग प्रकार की हमारे बैंड होते हैं, उन बैंड के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे में क्या है, एक ग्राफिक्स दिखाया गया। ठीक है, उसमें क्या अलग अलग प्रकार की तरंगे जो रेंज में आती हैं उनके बारे में बताया गया, उनका नाम क्या है, उसका बैंड संख्या क्या है, उसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है ना, उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिया गया है। उसके बाद ITU बैंड दिया गया है, जो हमारा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का जो बैंड होता है उसको हमको दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा रेंज का फ्रीक्वेंसी, उसका नाम क्या है ना, और फ्रीक्वेंसी की बैंड क्या है और उसका ITU बैंड संख्या क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। बोला कि एक होता है हमारा VLF, वेरी लो फ्रीक्वेंसी होता है। इसका रेंज क्या है हमारा 3 × 10⁻³ से लेकर 3 × 10⁴ है ना, यानी 3 किलो हर्ट्ज से लेकर कितना 30 किलो हर्ट्ज तक होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, जिसको बोला जाता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी। इसकी बैंड संख्या क्या होती है, 4 होती है। आगे हमारा लो फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या होता है ना, ये हमारा दूसरा हो गया लो फ्रीक्वेंसी। इसका है हमारा 30 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज, और इसकी जो बैंड संख्या है इंटरनेशनल वाली वो कितना है, 5 है। आगे तीसरा है हमारा MF, जिसको बोला जाता है मीडियम फ्रीक्वेंसी। इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितना है, 300 किलो हर्ट्ज से लेकर 3 मेगा हर्ट्ज तक है ना, और इसकी जो बैंड संख्या है इंटरनेशनल वाली वो क्या है, हमारी 6 है। आगे हमारा चौथा HF, जिसको बोला जाता है हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर 30 मेगा हर्ट्ज के बीच में है, और इसका जो ITU बैंड है वो बैंड नंबर 7 है। आगे है हमारा पांचवा VHF। ठीक है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको बोला जाता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हमारा 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में है, और इसकी जो बैंड संख्या है वो क्या है, हमारी 8 है। आगे हमारा छठवां, जिसको बोला जाता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका है हमारा 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, और इसकी जो बैंड संख्या होती है वो 9 होती है। आगे हमारा 7वां नंबर है SHF होता है, यानी सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका जो रेंज होता है 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर हमारा यानी 30 गीगाहर्ट्ज तक होता है, और इसका जो हमारा ITU बैंड होता है वो कितना होता है, 10 होता है, यानी 1 सेंटीमीटर के आसपास। आगे हमारा 8वां है एक्स्ट्रा हाई, यानी एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है हमारा 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक है, और इसका जो ITU बैंड है वो उसका बैंड नंबर कितना है, 11 है। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे क्या है, अलग अलग ITU बैंड नंबर हैं। ठीक है, इनको आपको पता होना चाहिए कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज का हमारा ITU बैंड कितना होता है, ये पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप कभी टेस्ट देंगे अभी निमी का, है ना, तो वहाँ पे भी क्या होता है, ये आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो इसलिए क्या करना है, इसको याद करके रखना है, और इसका ITU बैंड जरूर याद करके रखना है। हाँ, आगे बात करते हैं हम लोग आइडियो आवृत्ति जनरेटर, है ना, जो हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बोला कि सिग्नल उत्पादन, है ना, दोलन पर आधारित होता है। जो भी हमारा सिग्नल का उत्पादन होता है वो दोलन पर आधारित होता है। हमारा दोलन का मतलब होता है कि जो भी सिग्नल है वो अपने आप को क्या कर रहा है, बार बार दोलन कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कभी हमने देखा होगा पेंडुलम, है ना, किसी एक जगह से लटका हुआ होता है, और इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ ले जाकर अगर छोड़ते हैं इसको हम, तो क्या होता है, ये वापस इधर जाता है ना, और फिर इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है। एक पोजीशन ऐसा आता है कि हमारा ये स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, हमारा ऐसे सिग्नल हमारा जनरेट करता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है हमारा दोलन, है ना। यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, लेकिन इसको खत्म नहीं करा जाता है, इसमें एक फीडबैक सिग्नल और दिया जाता है। तो ये कंटिन्यूअस क्या करता है, हमारा कंटिन्यूअस सिग्नल हमारा देता रहता है। तो उसी आधार पर क्या होता है, हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर क्या करता है, सिग्नल को जनरेट करता है।
वही बता रहा है, सिग्नल का उत्पादन दोलन पर आधारित होता है। दोलन का मतलब क्या होता है, अपनी पोजीशन पर आना, फिर वापस जाना, फिर आना, फिर वापस आना, ठीक है, इसी को बोला जाता है दोलन। बोला कि एलसी अनुनाद परिपथ के साथ सामान्य पुनः उत्पादक फीडबैक प्रवर्धक के अतिरिक्त विभिन्न आरसी संयोजनों का उपयोग सिग्नल जनरेटर के दोलन परिपथ के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो एक होता है हमारा एलसी अनुनाद परिपथ, है ना, जिसको बोला जाता है एलसी रेजोनेंस सर्किट के साथ में जो क्या है कि बोलता है कि सामान्य पुनः उत्पादक फीडबैक प्रवर्धक, यानी इसमें फीडबैक एम्पलीफायर दे करके उसके अतिरिक्त में क्या बोला जा रहा है कि आरसी संयोजन का उपयोग भी सिग्नल जनरेटर के दोलन परिपथ में किया जाता है, यानी एलसी के अतिरिक्त हमारा आरसी भी उपयोग किया जाता है किसी भी सिग्नल जनरेटर के दोलन के रूप में, है ना। बोला कि व्यवहारिक एएफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर में लगभग सार्वभौमिक रूप से विन ब्रिज परिपथ होता है ना। तो बोल रहा है कि नॉर्मली क्या होता है, जो व्यवहारिक रूप से हमारा जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है उसमें सार्वभौमिक रूप से क्या करते हैं, विन ब्रिज परिपथ का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, अपने सिग्नल को या अपने ऑडियो रेंज के सिग्नल को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। आगे हमारा यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, ठीक है। बोला कि प्रयोगशाला अनुप्रयोगों के लिए, है ना, प्रयुक्त मानक सिग्नल जनरेटर में रेडियो आवृत्ति जनरेटर को लगभग 100 किलोहर्ट्ज से लेकर लगभग 30 मेगाहर्ट्ज की आवृत्तियां उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी प्रयोगशाला में प्रयुक्त हो रहा है मानक सिग्नल जनरेटर, उसमें क्या होता है, जो हमारा रेडियो सिग्नल जनरेटर होता है उसको क्या करना चाहिए, लगभग 100 किलोहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज की जो भी आवृत्ति के जो हमारे सिग्नल हैं उसको उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए। तो बोला जाता है कि जो हमारा सिग्नल जनरेट हुआ है वो कैसा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी टाइप का जनरेटर है ना, या रेडियो फ्रीक्वेंसी है हमारा। इसके अतिरिक्त इसमें आवृत्ति और आयाम दोनों स्थिर आउटपुट सिग्नल होना चाहिए, है ना, यानी कि जो इसका फ्रीक्वेंसी है और जो इसका एम्पलीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, स्थिर आउटपुट सिग्नल पर होना चाहिए, यानी इसका जो आउटपुट होना चाहिए, यानी इसके सिग्नल का जो आउटपुट होता है इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर का, वो क्या होना चाहिए, हमारा जो सिग्नल होता है वो उसकी आवृत्ति और उसका आयाम दोनों क्या होना चाहिए, हमारा स्थिर होना चाहिए, है ना। बोल रहा है कि आगे इस श्रेणी में दोलन करने के लिए दोलित्र प्राप्त करना आसान है, लेकिन सामान्य परिचालन स्थितियों में अल्प परिवर्तनों के कारण आवृत्ति और आयाम को स्थिर रखना मुश्किल है, ठीक है। बोला कि इस श्रेणी में क्या है कि दोलन करने के लिए ऑसिलेटर प्राप्त करना आसान है, लेकिन सामान्य परिचालन की स्थितियों में अल्प परिवर्तन के कारण, यानी कभी कभी क्या होता है थोड़ा चेंजेस होता है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा आवृत्ति और आयाम को स्थिर रख पाना क्या होता है, मुश्किल होता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये ऑसिलेटर वाला चैप्टर, यानी ऑसिलेटर नहीं, ऑसिलोस्कोप वाला चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। हमने क्या ऑसिलोस्कोप के विभिन्न फंक्शन और उसके पैनल पर जो भी कंट्रोल्स होते हैं उसके बारे में हमने देखा है, ठीक है। इसमें मतलब 3-4 पार्ट में हमने इसको कवर किया है, यानी थोड़ा सा लंबा हमको लग रहा था तो थोड़ा थोड़ा करके हमने कवर किया, ठीक है। आप एक तरफ से पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, फिलहाल बड़ा नहीं कह सकते हैं, लेकिन आसान है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा। आगे हम लोग अब नया टॉपिक शुरू करेंगे जो हमारा होगा डीएसओ के बारे में, ठीक है। इसको बोला जाता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो आप लोग उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिएगा, और जिससे क्या होगा कि यहाँ हम लोग समझाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।